ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 8वीं कड़ी, जीवन जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, आंतरिक कारक। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। दादी, दादी, क्या हुआ बेटा डिग्गू, क्या हुआ? दादी, ये सब कब रुकेगा? बिजली कड़कने से मुझे बहुत डर लगता है। अरे डिग्गू, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। लेकिन दादी, अगर ये बिजली हमारे घर पर गिर गई तो? नहीं नहीं, बिजली हमारे घर पर नहीं गिरेगी, चिंता मत कर तू। और डिग्गू, ये जो आवाज है ना, ये भी जल्दी बंद हो जाएगी जैसे ही बादल साफ हो जाएंगे। अरे लो, बारिश शुरू हो गई। हाँ? अरे जब इन बादलों में पानी खत्म हो जाएगा तो बादल गायब हो जाएंगे और बिजली की गरज अपने आप बंद हो जाएगी। दादी, आपको पूरा विश्वास है? हाँ बेटा, एक बार जब बादल गायब हो जाएंगे तो बिजली गरजना बंद हो जाएगी। अब मुझे थोड़ा चैन आया है। एक बार बादलों में पानी खत्म हो जाता है तो फिर से बादल नहीं होते हैं और ना ही बिजली। तो ये आखिरी बार है। भगवान जी, कृपया बादलों को तेजी से खाली कर दो। मैं फिर से बिजली की आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या कभी भी नहीं? हाँ, आप ही ने कहा है, एक बार जब बादलों से पानी बाहर निकल जाएगा तो वो गायब हो जाएंगे ना दादी? बेटा, आज के लिए बादल गायब हो जाएंगे, लेकिन कल वो फिर आ सकते हैं। क्या? हाँ बेटा, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऐसा बार बार होता है। ओ भगवान जी, मेरी मदद करो ना प्लीज। अरे घबराओ नहीं बेटा। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक जी। अच्छा तो सुनो। एक बार की बात है, एक मूर्ख राजा था। मूर्ख? हाँ, मूर्ख राजा। लेकिन उसका मानना था कि वो अपने राज्य के सभी लोगों में सबसे चतुर था। अच्छा? हाँ, उसे यकीन था कि कोई भी उसे वर्गला नहीं सकता। हर दिन अपने महल में अपनी बुद्धिमत्ता का वो प्रदर्शन किया करता था और भाई जाहिर है कि उसके मंत्री उसके द्वारा बोले गए हर शब्द की प्रशंसा करते थे। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्रियों को एक मूर्ख आदेश दिया। मंत्री जी महाराज। मेरे मन में हमारे पड़ोसी राजा को सबक सिखाने का विचार है। उत्तम विचार है महाराज। मंत्री, 1 महीने के भीतर हम अपने पड़ोसी राज्य की पानी की आपूर्ति बंद कर देंगे। जी? नदी में एक दीवार बनाकर हम पानी की आपूर्ति में कटौती करेंगे। महाराज, लेकिन महाराज। मंत्री, मेरे आदेश का पालन करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। किंतु महाराज, हमारे पड़ोसी राजा बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ महाराज, अगर वो हमारे खिलाफ युद्ध कर देंगे तो हम उनकी मजबूत सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे महाराज। अरे मंत्री, यही कारण है कि हम उनके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे महाराज, लेकिन उनकी पानी की आपूर्ति में कटौती करेंगे और उनके राज्य को बर्बाद कर देंगे। मंत्री, मेरे आदेश का पालन तुरंत करो। चलो। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। तो आगे क्या हुआ दादी? डिग्गू,
ये जो मंत्री था ना, ये राजा के मुकाबले बुद्धिमान था। ओह, तो एक सप्ताह तक तो चुप रहा और पड़ोसी राज्य की पानी की आपूर्ति काटने के बजाय उसने एक शानदार चाल चली। कौन सी चाल चली दादी? उन दिनों सर्दियों का मौसम था और तुम्हें तो पता है ना, सर्दियों में रातें दिन से ज्यादा लंबी होती हैं। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। तो एक रात मंत्री ने श्रीपाल को बुलाया। अब ये श्रीपाल कौन था दादी? श्रीपाल राजा का सलाहकार था और मंत्री का अच्छा विश्वास पात्र था। अच्छा, तो मंत्री ने चुपके से श्रीपाल को बुलाया और उसी रात एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए कहा। और वो काम कौन सा था? मंत्री ने श्रीपाल से कहा कि वो रात के 2 बजे समय का घंटा 6 बार बजाए। समय का घंटा? हाँ बेटा, उन दिनों घड़ियां नहीं होती थी ना, तो समय को एक केंद्र में मापा जाता था और लोगों को घंटा बजाकर जागरूक किया जाता था। मतलब? जैसे 1 बजा तो 1 बार घंटा बजाया, 2 बजा तो 2 बार घंटा बजाया जाता था। ओह, हाँ, समझ आ गया ना? हाँ जी। तो इसीलिए योजना घंटे को 2 बजे 6 बार बजाने की थी, 3 बजे 7 बार बजाने की। अब ऐसे ही 4 बजे 8 बार और इसी तरह आगे भी दादी। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार है। अब फिर क्या हुआ? भाई सब कुछ सही हो गया। बिल्कुल योजना के अनुसार रात के 2 बजे समय का विशाल घंटा 6 बार बजा और राजा जाग गया। और जब 7 बार घंटा बजा तो राजा को ये देखकर हैरानी हुई कि बाहर तो पूरा अंधेरा है और डिको 1 घंटे के बाद जब घंटा 8 बार बजा तब तो राजा डर गया और मंत्रियों को तत्काल बुला लिया। 8 बजने पर भी अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा था। कुलदेवी, ये सब क्या हो रहा है? मंत्री जी महाराज। आज ये क्या हो गया? 8 बजने के बाद भी बाहर इतना अंधेरा क्यों है? क्षमा करें महाराज, लेकिन कारण क्या है? कारण बताओ। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ कि इस अंधेरे का कारण क्या है। आज सूर्योदय क्यों नहीं हुआ? महाराज, ये सब हमारी वजह से है। हमारी वजह से मतलब? महाराज, हमने पड़ोसी राज्य की पानी की आपूर्ति में कटौती की है। जो तो है। इसलिए उन्होंने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया है महाराज। क्या? हाँ महाराज, आप चाहें तो श्रीपाल से भी पूछ सकते हैं। श्रीपाल? महाराज। श्रीपाल, क्या ये सच है? ये मंत्री जी क्या कह रहे हैं? ये सत्य है महाराज। लेकिन उन्होंने सूर्य के प्रकाश को रोकने का इंतजाम किया कैसे? महाराज, मुझे खेद है, लेकिन मैं वास्तव में ये नहीं जानता। क्या? लेकिन हाँ महाराज, मुझे एक बात जरूर पता है। वो क्या है? वो क्या है? नदी के पानी को रोककर हम न केवल अपने पड़ोसी राज्य को भूखा रख रहे हैं, बल्कि महाराज हम प्रकृति, उसकी जैव विविधता और यहां तक कि जलवायु परिस्थितियों को भी प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित कर रहे हैं? जी महाराज, क्या? जी। श्रीपाल, आप अपने राजा के सामने इस तरह के बयान नहीं दे सकते। आपने जो कुछ कहा है उसे अब साबित करो। महाराज, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपको अवश्य समझाऊंगा। ठीक है, समझाओ। देखिए महाराज, मैं अदालत में सभी सदस्यों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि यहां मौजूद लोगों को कितनी जानकारी है। क्या ये ठीक है महाराज? हाँ श्रीपाल, शुरू करो। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित है महाराज। उदाहरण के लिए पानी सीमित है, लेकिन हम सभी पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रश्न ये है कि ये पानी समाप्त क्यों नहीं होता है? अरे भाई, हर साल हमें बारिश के माध्यम से पानी मिलता है। सही कहा आपने महाराज, लेकिन बारिश कैसे बनती है? ये पानी कहां से आता है? मैं बताऊं श्रीपाल, ये समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के कारण है।
आप सही कह रहे हैं मंत्री महोदय जी। बारिश जल चक्र का एक हिस्सा है। सूर्य से गर्मी के कारण समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है और ये वाष्प अंततः बादलों को बनाने के लिए कम तापमान पर संघनित हो जाते हैं। जब बादल जल वाष्प से संतृप्त हो जाते हैं तो वो पानी को पकड़ नहीं सकते और बारिश आती है महाराज। और इस तरह हमें पानी मिलता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन महाराज यहां पानी बनता नहीं है, ये सिर्फ विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से परिचालित होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात महाराज, ये प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से चलती हैं। इस प्रकार ये एक जल चक्र है। हाँ महाराज। अब इसी प्रकार कार्बन चक्र भी है। कार्बन चक्र, अब वो क्या है? महाराज, कार्बन बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है और मैं कह सकता हूं कि यह पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा जी, ये कार्बन प्रकृति में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भी संसाधित हो रहा है और हमारे पास प्रकृति में कार्बन चक्र भी है। और इसी तरह महाराज हमारे पास नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, खनिज चक्र आदि हैं। अब ये सब ठीक है श्रीपाल, लेकिन यहाँ इन सभी चक्रों की प्रासंगिकता क्या है? मुझे अब देखो, मुझे अब धूप चाहिए, बस इतना ही। अब देखो 9 बजे हैं, धूप चाहिए भाई। हाँ महाराज, मैं समझा दूंगा। देखिए, प्रकृति में कुछ भी अलग नहीं है। हर चीज का एक या एक से अधिक चीजों से संबंध होता है। वो तो ठीक है महाराज, अगर इन सभी चक्रों में एक कारक कमजोर हो जाता है तो संपूर्ण संतुलन बिगड़ सकता है। जी, इसलिए अगर हम नदी के प्रवाह को रोकते हैं या हम नदी के प्रवाह को बदलते हैं तो हम प्राकृतिक चीजों को बदल रहे हैं। मैं समझा नहीं भाई। महाराज, आखिरकार इन सभी का संबंध हमारे पर्यावरण और जलवायु से भी है। अगर अनुकूल जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं तो ये पर्यावरण के सभी घटकों को प्रभावित कर सकता है। हाँ श्रीपाल, मैं आपसे सहमत हूं। मंत्री महोदय, अगर हम अपनी जलवायु के बारे में सोचते हैं तो प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप जलवायु को काफी प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन महाराज, पृथ्वी पर जीवन भी कार्बन और जल चक्रों के माध्यम से जलवायु को प्रभावित कर रहा है। अब वो कैसे? देखिए, जीवन एल्बिडो, वाष्पीकरण, बादल के निर्माण और अपक्षय जैसे तंत्र के माध्यम से जलवायु को प्रभावित करता है। श्रीपाल, थोड़ी सरल भाषा में समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? अवश्य महाराज, अवश्य। देखिए, हम सभी जानते हैं कि गर्म जगहों पर रहने वाले लोगों द्वारा नियोजित मूल रणनीतियां क्या होती हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी जगहों पर इमारतों को ठंडा रखने के लिए बाहरी जगहों पर सफेद रंग किया जाता है। हाँ। वो इसलिए महाराज क्योंकि सफेद सतह सूर्य की किरणों को दूर फेंकती है। दूसरी तरफ काली सतह बहुत कम परावर्तित होती है। इसी कारण लोग गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। हाँ, इतना तो मैं समझ गया। देखिए महाराज, हमारी पृथ्वी की सतह रंगों का एक विशाल पैचवर्क है जो बर्फ और बर्फ की चमकदार सफेद चादर से लेकर महासागरों और जंगलों की अंधेरी सतहों तक है। जी बिल्कुल। पृथ्वी की प्रत्येक सतह का पृथ्वी के तापमान पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। हिमपात और बर्फ अंतरिक्ष में सूर्य की ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। गहरे महासागर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं जो पानी को गर्म करती है। महासागर पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करते हैं क्योंकि वो अधिकांश गर्मी को अवशोषित करते हैं। ये वार्मिंग जल वाष्प को बढ़ाती है जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है और तापमान को सीमा में रखने में मदद करती है महाराज। लेकिन श्रीपाल जी, ये कैसे मापा जाता है? हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ सतह अधिक गर्मी को अवशोषित कर रही हैं और हमारी पृथ्वी को ठंडा रख रही हैं? हाँ, ये बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मंत्री महोदय। किसी सतह या वस्तु द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का अंश, जिसे अक्सर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, महासागरों ने उन पर गर्मी की घटना का लगभग 90% अवशोषित किया। जी, वास्तव में एल्बेडो एक सतह की परावर्तनता का माप है। एल्बेडो? जी महाराज, एल्बेडो शब्द लैटिन में
सफेदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्बेडो प्रभाव इस बात का एक उपाय है कि सूर्य की ऊर्जा का कितना हिस्सा वापस अंतरिक्ष में परिलक्षित होता है। अच्छा, बर्फ से ढकी सतहों में एक उच्च एल्बेडो होता है महाराज, क्योंकि ये चमकदार सफेद सतह होती है जो गर्मी को प्रतिबिंबित कर सकती है। और दूसरी तरफ मिट्टी की सतह पर एल्बेडो प्रभाव उच्च से निम्न तक होता है और वनस्पति से ढकी सतह और महासागरों में कम एल्बेडो होता है महाराज। क्योंकि ये सतह अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित करती है। बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। तो उच्च एल्बेडो में शीतलन प्रभाव होता है और कम एल्बेडो में गर्म प्रभाव होता है। महाराज, पृथ्वी का ग्रहीय एल्बेडो मुख्य रूप से अलग अलग बादल, बर्फ, हरित क्षेत्र और भूमि आवरण परिवर्तन के माध्यम से बदलता है। एल्बेडो पर सबसे महत्वपूर्ण अनुमानित प्रभाव भविष्य की ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से है। वो कैसे श्रीपाल? देखिए मंत्रीवर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर बर्फ काफी तेजी से गायब हो रही है। जैसे जैसे सफेद सतह कम होती जाती है, कम ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित होती है और पृथ्वी पहले से और भी अधिक गर्म हो जाएगी। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र की सतह को सूर्य के प्रकाश में लाने से पानी गर्म हो जाता है। इससे बर्फ पिघल जाती है, आर्द्रता भी बढ़ जाती है। जलवाष्प एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए यह ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। महाराज, अन्य कारक भी हैं जिनके कारण जीवन जलवायु को प्रभावित करता है। श्रीपाल, वो कौन से हैं? एक कारक है जिसे वाष्पन उत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पन उत्सर्जन, वो क्या है? महाराज, वाष्पन उत्सर्जन पृथ्वी से वातावरण में नमी को स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा जी, वास्तव में यह वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों का संयोजन है। श्रीपाल, ये तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है, लेकिन ये वाष्पोत्सर्जन क्या है? मंत्री महोदय, वाष्पोत्सर्जन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों की जड़ों से लेकर छोटे छिद्रों तक पत्तियों के नीचे नमी के माध्यम से नमी पहुंचाई जाती है, जहां ये वाष्प में बदल जाती है और वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य रूप से पौधों की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण है, लेकिन यह पौधों के अन्य हवाई हिस्सों के माध्यम से भी होता है, जैसे कि टहनी और फूल। किसान आमतौर पर इसे पौधों का पसीना कहते हैं। और महाराज, कुछ किसान इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। सिंचाई के लिए? श्रीपाल, ये कैसे संभव है भाई? मैं बताता हूँ महाराज, बढ़ते तापमान के दौरान एक पत्ता अपने स्वयं के वजन से कई गुना अधिक पानी वाष्पित करता है। हाँ महाराज, मक्का की 1 एकड़ फसल प्रत्येक दिन लगभग 11,000 से 15,000 लीटर पानी वाष्पित करती है और एक बड़ा ओक का पेड़ प्रति वर्ष 1,50,000 लीटर पानी वाष्पित करता है। अरे क्या बात कर रहे हो मंत्री? महाराज, वाष्पन उत्सर्जन का अर्थ है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ये प्रकृति की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और वायुमंडल के जल वाष्प के लगभग 15% के लिए जिम्मेदार है। इसके बिना बादल नहीं बन सकते महाराज, और बारिश नहीं हो सकती। श्रीपाल, तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम अधिक मात्रा में पेड़ काटते हैं तो ये सीधे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को प्रभावित करता है। जी महाराज, लेकिन सिर्फ बड़े पेड़ ही नहीं, अजोला जैसी छोटी फर्न का भी पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव पड़ता था। कैसे कैसे कैसे? महाराज, लगभग 55 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी धावन पथ की अवस्था में थी और खतरनाक रूप से ग्रीन हाउस गैसों से गर्म हो गई थी, तब आर्कटिक महासागर भी बहुत अलग जगह था। अच्छा। और महाराज, ये एक बड़ी झील थी जो अन्य महासागरों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि तुर्गे सागर। जब यह चैनल लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले बंद या अवरुद्ध हो गया था, तो पानी का संलग्न शरीर अजोला नामक एक छोटे से छोटे फर्न के लिए एकदम सही आवास बन गया। अच्छा।
महाराज, एज़ोला ने प्रचुर मात्रा में अपने 2 पसंदीदा खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लाभ उठाया और फला फूला, और इसकी मोटी परतें बनती गईं जो झील को ढक लेती थी। जब बदलती जलवायु से वर्षा में वृद्धि हुई महाराज, तो बाढ़ ने आसपास के महाद्वीपों के कुछ हिस्सों में अज़ोला के लिए मीठे पानी की एक पतली परत प्रदान की, और इस तरह अज़ोला खिल गया और लगभग 1 मिलियन वर्षों तक इस चक्र का हिस्सा बनते बनते महाराज हर बार तलछट की एक अतिरिक्त मोटी परत बिछाते अज़ोला मर गया। लगभग 8 मीटर की मोटी परत बन गई, जिसके कारण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित हो गई। यह अनुमान लगाया गया महाराज कि अकेले इस घटना से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में लगभग 80% की गिरावट आई। 80%? जी महाराज, इस गिरावट से आर्कटिक महासागर ग्रीन हाउस से वर्तमान आइस हाउस में बदलता चला गया और औसत समुद्री सतह से 13 डिग्री सेल्सियस से आज के 0 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया। कमाल है महाराज, पृथ्वी ने इतिहास में ऐसी घटनाओं को देखा है जहां पृथ्वी पर स्वयं जीवन ने जलवायु को प्रभावित किया है। श्रीपाल, ये तो स्वाभाविक रूप से ही होता है, लेकिन हम मानव प्रकृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। यह सच है मंत्री महोदय। प्राकृतिक गतिविधियों की बजाय जलवायु परिवर्तन के लिए हम अधिक जिम्मेदार हैं, तो हमें चाहिए। श्रीपाल महाराज। मंत्री जी। जी महाराज। मुझे ये बात समझ में आ गई और मुझे स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी राज्य की पानी की आपूर्ति में कटौती करना मेरी भूल थी। मुझे प्रकृति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। तो डिग्गू, राजा को बात समझ आ गई और उसने मंत्री को पड़ोसी राज्य के लिए पानी छोड़ने का आदेश दे दिया। श्रीपाल और मंत्री ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। तो ये मूर्ख राजा के लिए एक सीख हुई दादी। हाँ, और उस समय तक सूर्योदय हो रहा था। बस राजा खुश हो गया। अच्छा बेटा, ये बताओ कि इस कहानी से तुमने क्या सीखा? दादी, कहानी ने सिखाया कि हमें प्रकृति को बाधित नहीं करना चाहिए। प्रकृति को उसके हिसाब से काम करने देना चाहिए। और हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, अब तो बारिश भी बंद हो गई। हाँ। आसमान साफ हो गया है। देखो, अब तो ना कोई रोशनी है, ना कोई गरज है, हैं? और भारी बारिश के बाद मौसम भी कितना अच्छा हो गया। हाँ दादी। अच्छा चलो बेटा, चल अब अपने बिस्तर पे जाओ और चुपचाप सो जाओ। दादी, अब मैं बादल के गरजने से नहीं डरूंगा। ये प्राकृतिक घटनाओं का हिस्सा है। राजा की तरह मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और दादी, बहुत अच्छी कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा, शुभ रात्रि। धरती तपता अंबर उमल रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, रोज सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। जीवन जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, आंतरिक कारक। आलेख व अनुसंधान हेमंत लागवंकर का था। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन शरद शर्मा। प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे रजनीश शर्मा, वसुंधरा बोस,
विजय नाग्याल, वीना होरा और किशोर सहजानी। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अल्बेडो क्या है? और दूसरा प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।